फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स के साथ मैं नितेश हाजिर हूँ इट्स एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट है 2 मार्च का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यूरोप में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बताया गया कि 6 डेज़ में 6.7 लाख रेफ्यूजीज़ क्रिएट हुए हैं। ये सच में बहुत चिंता जताने वाली बात है। आप इसको कहीं पे वॉर जैसे कभी निबंध आया, ऐसे आया, तो इस पे आप लिख सकते हैं इसको एक पॉइंट की तरह में। फिर एक का है इंडियन स्टूडेंट्स किल इन अटैक ऑन कीव। तो एक भारतीय स्टूडेंट है, वो मारा गया है वहाँ पे। लड़ाई तो हो रही है, तो ये शॉप के बाहर खड़े थे और शायद इसके फ्रेंड तो बोल रहे हैं कि गोली से आके लगा है, कोई बोल रहे हैं कि बम से आया है। तो जानने वाली बात यह है कि भारतीय छात्र भी वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी कीव में, और भी जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं यूक्रेन के। तो भारत की अभी वैसे भी प्रायोरिटी चल रही है कि सबसे पहले इंडियन सिटीज़न को बाहर निकाला जाना चाहिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो है वो अभी 26% बढ़ा है भारत का प्री पैंडेमिक लेवल से। तो ये दिखा रही है कि भारत में अभी ग्रोथ हो रही है, और जैसा कि भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है हमारी आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को, तो ये बहुत हद तक सफल होती दिख रही है। अब ये सब में कुछ जानने वाली चीज़ है नहीं खास, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे आया है एडिटोरियल में। तो सबसे पहला है यहाँ पे, कॉटनरी ट्रेल इंडिया मस्ट हेड टू वार्निंग। आईपीसीसी जो रिपोर्ट आया है उस पर भारत मतलब साउथ एशिया के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है, खासकर क्योंकि साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, साउथ एशिया में। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का फुल फॉर्म हो रहा है। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही निकाला जाता है, तो ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला ये जा रहा है कि ये जो कंट्री ग्लासगो समिट में COP26 जो मीटिंग हुआ था नवंबर में 2021 में, तो इस पे जो जो वादे किए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडिया ने जो वादे किए हैं कि 2070 में वो नेट ज़ीरो एमिशन बन जाएगा, फिर 2030 में इंडिया 50% एनर्जी इसको घटा देगा। तो ये सब बोल रहे हैं कि वादे थोड़े झूठे दिखाई देते हैं। झूठे इन द सेंस कि लोग कंट्री मान रही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हम लोग कम कर देंगे, पर इस मामले में ये झूठे दिखा देते हैं, क्योंकि इससे 1.5 डिग्री का जो आंकड़ा है टेम्परेचर बढ़ने का, ये कम होता नहीं दिख रहा है। तो और इस पे ये कहा गया है कि अभी जो हाल की स्थिति चल रही है, जो कि अभी हो रही है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया, इस पर लॉन्ग टर्म पे सोचा गया है। तो इस पे चिंता जताया गया है। तो ये बात। अब देखिए दूसरी बात जो है, ये लिखे हैं चिन्मया आर ग्रीकन सर। तो इस पे बोला गया है कि यूक्रेन वॉर में इंडिया और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी, इस पे क्या संबंध बैठ रहा है। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है, चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले एक वो कोट दिए हैं जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने भी इसको हाईलाइट किया है। आप इसको कहीं ज़रूर देखिएगा। लिखा हुआ है कि ट्रूथ इज़ द फाइनल कैजुअलिटी इन द वॉर, फर्स्ट कैजुअलिटी इन द वॉर। तो जो सच होता है ना, वो पहला ही शिकार होता है किसी भी युद्ध का, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट सच नहीं बताते हैं अपने लोगों को। तो सबसे पहला शिकार सच ही होता है। अब देखिए इस पे लिखा भी गया है कि इंडिया जो चाइना के साथ वॉर किए हैं, जो कि 1962 में ख़त्म हुआ, उस पे भी भारत सरकार ने सभी अपने सिटीज़न को सच सच नहीं बताया है। इवन इस पे लिखा गया है कि हिंडरसन बुक्स रिपोर्ट जो आया था, उस पे भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है कि आर्मी क्यों हारी चाइना से, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि वो नहीं दिखाना चाहती है कि हमारी आर्मी कहाँ कहाँ कमज़ोर थी तभी। तो इस पे बोल रहा है कि सच को छुपाया जाता है वॉर में बहुत ज़्यादा। अब देखिए इस पे ये भी तर्क दिया गया है कि रशिया ने क्यों आक्रमण किया है, और इससे यूक्रेन को क्या गलत हो रहा है, यूक्रेन का क्या पॉइंट व्यू ऑफ व्यू है। तो ये सब इस पे बताया गया है। तो
इसमें बोला जा रहा है कि ये सब पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा मान रही है, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि रसिया ने जो आक्रमण किया है वो एक लेजिटमेट सिक्योरिटी कंसर्न है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रसिया हैज़ ए लेजिटमेट सिक्योरिटी कंसर्न। तो इस पे बोला ये जा रहा है कि सही में कंसर्न है ये। और ये क्यों कंसर्न है? क्योंकि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट इट्स डोर स्टेप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोला जा रहा है कि इसके बगल में खड़ा है। नाटो जो है यूक्रेन को अपनी एक सदस्यता देने की बात कर रहा है। तो इससे ऑफ कोर्स रशिया को तो दिक्कत हो गई, क्योंकि उसकी शत्रु उसके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस पे ये भी तर्क दिया गया है कि दैट डज नॉट जस्टिफाई द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। लड़ाई इस चीज़ का उपाय नहीं है, आपको डिप्लोमेटिकली इसको सुलझाना चाहिए। अब बोल रहा है कि इट इज़ नॉट क्लियर हाउ दिस वॉर विल टेक, ये मतलब कितना दिन तक चलेगा ये सब। अब पूरी दुनिया में बहुत कंट्री ऐसी है, बहुत ज़्यादा ही कंट्री एक्चुअली ऐसी है जो कि कंडेम कर रही है रशिया के इन्वेजन को, जो कि सही बात है। वॉर किसी भी वर्ल्ड पीस के लिए अच्छा नहीं होता है। और इनफैक्ट एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री अगर वॉर करे तो एक लेजिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इस पर यह भी बताया गया है कि यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है, यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर भी है। हालांकि वो तभी सोवियत यूनियन के साथ था, तो पर वो भी है यहाँ पे, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसको बोल ही सकते हैं कि एक कंट्री है। अब इस पे बोला गया है चैलेंजेस फॉर इंडिया। अब चैलेंजेस फॉर इंडिया में आप भी बहुत दिन से इसको देख रहे हैं, तो आप तो समझ रहे होंगे क्या क्या चैलेंजेस आ रही है इंडिया में। तो मैं इस पे ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा। सबसे पहला तो ये बोल रहे हैं कि डिफ़िकल्ट पोजीशन में है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है जो कि जिससे हम लोग की मित्रता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोग के क्वाड में, डिफेंस सेक्टर में, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे हम लोग कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं यूएस के साथ। और लगे हाथों रसिया हमारा एक पुराना मित्र मुल्क है, जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप जैसे देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ रशिया हुम वी हैव ए लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप। तो हम लोग ने रशिया के साथ बहुत लंबा इतिहास साझा किया है, रशिया ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो ये एक बात है कि हमें रशिया को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और बात सिर्फ इतिहास का नहीं है, कंट्री तो अपनी इंटरेस्ट को फर्स्ट में रखती है। हम रशिया के साथ अभी 70% हमारा इक्विपमेंट रशिया से आ रहा है। तो ये बोल रही है कि रशिया से अभी इतनी जल्दी दुश्मनी मोड़ लेना ये अच्छा है नहीं भारत के लिए, और भारत को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो लिखा हुआ है कि भारत ने अभी नेहरू की जो बनाई हुई पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसी को भी फॉलो किया जा रहा है। जैसे भारत अभी ना यूएस के पक्ष में है और ना ही रशिया के पक्ष में, वो अब्सटेन कर दे रहा है हर वोट को। प्रेशर तो दोनों तरफ से आ रही है। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक सेल्फिश पॉलिसी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो बाद में ये कंक्लूजन में लिखते हैं कि हालांकि वॉर किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है, लास्ट में सबको ये सब छोड़ ही देनी चाहिए, जो सबको पता ही है। चलिए अब नेक्स्ट जाते हैं। अभी जो हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटका में उठी है, उसी पे ये नेक्स्ट एडिटोरियल भी है। जस्ट 10 सेकंड में हम लोग देख लेते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हिस्ट्री क्लोथ्स के बारे में हिस्ट्री के को दर्शाया गया है कि क्या क्या होते हैं, मतलब क्लोथ्स कहाँ से स्टार्ट हुए, कब से ड्रेस कोड स्टार्ट हुआ। खास मुझे इम्पोर्टेंट लगा नहीं, आप मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुझे जो सबसे अच्छी बात इस पे ये लगी कि जो इसमें बोला गया कि 19th सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, वहाँ पे ब्रिटिश ने भी स्टार्ट किया था कि हम इंडियन कपड़े को भी ज़्यादा पहने, क्योंकि वो फिट मतलब कंफर्टेबल थे ब्रिटिश जो यहाँ पे आए थे। पर ब्रिटिश के जो वो थे, हेड थे, उसको ये रास नहीं आया, और उसने एक बाकायदा कानून निकाला इस पे कि ब्रिटिश को कम मतलब भारतीय कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो वहाँ से एक तरह का बोले तो कपड़ों का डिवाइड स्टार्ट हो गया कि कौन कब कपड़ा पहनना चाहिए भारत में, कहाँ पे क्या नहीं पहनना चाहिए। इनफैक्ट ब्रिटिश ने ही हमारे देश में एक ड्रेस कोड भी लागू किया है। तो इस पे टोटल मैंने हाईलाइट कर दिया, बस देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी। फिर यही बात स्टूडेंट में अभी फंसे हुए हैं यूक्रेन में स्टूडेंट्स। तो अब देखिए एक बात निकल के आ रही है कि जैसे आप चाइना में देखें कोविड 19 पेंडेमिक है, यूक्रेन में अभी वॉर चल रहा है।
तो इस पे जो छात्र, जो स्टूडेंट वहाँ से मतलब माइग्रेट करके इंडिया आए हैं, उसके स्टडी का क्या होगा? अब वो तो आ गए हैं हाफ ईयर छोड़ के, तो उसका आगे का फ्यूचर क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट, इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन डज नॉट रिकॉग्नाइज ऑनलाइन एजुकेशन, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। तो ये इंडिया के स्टूडेंट जो कि माइग्रेट करके आए हैं, माइग्रेट इनफैक्ट मतलब अपने घर ही लौटे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कहाँ पे करे अपने 2-3 साल जितने भी वहाँ पे हैं, वो सब तो बर्बाद हो गया। फिर इसी पे बोला गया है कि एमबीबीए कॉस्ट कर रहा है 90 लाख मतलब, और इतने साल फिर से बर्बाद हो रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ फिर बाहर जाके पढ़ने का, इतना पैसा खर्चा करने का? अब देखिए, एक दूसरी बड़ी बात है जो कि रसिया पे ज़्यादा फोकस है, मॉस्को और कीव के बीच जो लड़ाई जा रही है। तो उस पे ये बोला जा रहा है कि रशिया हमारा कितना बड़ा डिफेंस पार्टनर है, हम लोग का कितना इंगेजमेंट है, तो उसी पे हाईलाइट है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि रशिया पे जो सैंक्शंस अभी लगा दिए गए हैं यूरोप द्वारा, वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा, इनफैक्ट ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा, तो इससे S-400 जो डिलीवरी हो रही है रशिया की, ये अफेक्ट कर सकती है इंडिया को बहुत ज़्यादा हद तक। तो इस बात पे ये लिखा गया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड सा जो इंडिया लुकिंग है, तो S-400 मतलब आने वाला है, तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इंडिया को, इस पर हाईलाइट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इवन टुडे 60% ऑफ इंडियन मिलिट्री इन्वेंट्री इज रशियन ऑरिजिन, स्पेशली फाइटर जेट्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर। ये सब तो हम लोग को पता ही है, जैसे हमने बात कर लिया। कहीं कहीं पे लिखा रहता है 70%, कहीं 60%, पर मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट 60% से अबव भी है। तो हमारे और रशिया के बीच डिफेंस के बीच इंगेजमेंट बहुत हद तक है। अभी हाल में ही है, यहाँ पे दिखाया गया है कि दिसंबर में रशिया और इंडिया ने साइन किया है 5,000 करोड़ का डिफेंस डील, जो कि है AK-200 3 असॉल्ट राइफल्स, जो कि उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसको। तो ये बोला जा रहा है कि कितना इंगेजमेंट अभी हम लोग का बढ़ रहा है। अभी फिर दूसरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम लोग की जो नेवी में स्टील्थ फ्रिगेट्स आने वाले हैं, उस पे भी रशिया भी हम लोग के साथ कोऑपरेशन कर रहा है। फिर हम लोग उसके नीचे देख रहे हैं कि एक और है कि रशिया का जो सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो भी बहुत अच्छी खासी है। इनफैक्ट रशिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग उससे परचेस भी करते हैं, हमें अच्छे दामों में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उससे हम लोग सबमरीन भी लेंगे। तो सबमरीन 2025 तक डिलीवर करने का प्रॉमिस की है रशिया ने। तो ये सब दिखाता है कि अगर इस पे वॉर होती है तो ये हम लोग के लिए नुकसानदायक है कि हमें एक साइड की तरफ मुंह मोड़ना मतलब लेना पड़ेगा। और एक जगह पे यहाँ पे ये भी दिखाया है कि यूक्रेन ने भी एरो इंडिया जो है फरवरी 2021 में, तो यूक्रेन ने भी $70 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मिलिट्री अपग्रेडेशन करेंगे, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन का। तो इसे बोला जा रहा है कि यूक्रेन के साथ भी हमारा थोड़ा सा चल रहा है, पर रशिया के साथ तो हम लोग का बहुत दिन से डिफेंस ट्रीटी चल रही है। तो इस पे ये थोड़ा सा हाईलाइटेड था। और एक ये बात, छोटा सा नोटिफिकेशन था कि जेई मेन की जो फर्स्ट फेज़ है वो अप्रैल, और सेकंड फेज़ मई से स्टार्ट होगी एग्ज़ाम की। तो ये एक छोटी सी जस्ट रिमाइंडर था, मैंने इसको भी हाईलाइट किया है। ये कुछ खास नहीं, वही अब्सटेन कर रहे हैं सब कोई। अब देखिए यहाँ पे एक निकल के आ रही है न्यूज़ है कि जैसे आप तो जानते हैं कि यूएस की एक तरह से जिम्मेदारी है कि ताइवान का जो इन्वेजन है चाइना द्वारा, उसको रोकना, मतलब रोकना इन द सेंस कि उसको डिफेंस सप्लाई करना, ये सब। तो इस पे यही बोला जा रहा है कि अभी यूएस की जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं वो अराइव किए हैं ताइपे में, मतलब ताइवान की कैपिटल ताइपे में। और वहाँ पे कुछ ही सब के डिफेंस के बारे में बात करने के लिए कि क्या आपको सब देना है, क्या आपको चाहिए, क्या आपको ज़रूरत है। तो इससे खास ऑफ कोर्स चाइना नाराज़ होता ही है। अब देखिए अफ्रीका में एक देश है सूडान से, सूडान की राजधानी क्या है? नैरोबी। सूडान की राजधानी नैरोबी है। तो वहाँ पे मिलिटेंट्स ये सब के बीच लड़ाई होती रहती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब माहौल उसका बहुत अस्त व्यस्त रहता है, अस्थिर रहता है।
तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की ऑपरेशन भी कंडक्ट होते हैं। ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं इंडिया से भी बहुत ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्स जाते हैं अफ्रीका में, सूडान में। तो देखिए यहाँ पे ये लिखाया गया है, बताया गया है कि 440 सिविलियन मरे हैं, 440 नागरिक मरे हैं सूडान के यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई फाइटिंग में। यूनाइटेड नेशंस और जो दूसरे साइड के लोग थे। तो इससे देखिए बोला ये जा रहा है कि इससे अंत में दिक्कत सिविलियंस नागरिकों का ही होता है। अब बहुत दिन से ट्रेंडिंग में रहने वाला टॉपिक है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। तो ये अभी भी बहुत हद तक चल रहा है और इस पे ये बताया जा रहा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, कार की कंपनियां हैं जो उसको बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित कर रही है भारत में। जैसे मारुति सुजुकी है, हुंडई है, टोयोटा, होंडा, तो ये सब ड्रॉप किए हैं कि सेल्स को। इसके बाद एक है कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा और एमजी मोटर्स, जबकि इसके विपरीत दिशा में काम कर रही है, उसने ने बहुत रिकॉर्ड सेल पे इसकी मतलब अपनी कार की सर्विस बढ़ाई है, सेलिंग बढ़ाई है। अब देखिए ये बात तो कंप्लीट होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे जो निकल के आ रही है कि जो अभी यूक्रेन और रशिया के जो बीच क्राइसिस जा रही है वो अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं कि रशिया बहुत बड़ा सप्लायर है नेचुरल गैस का और क्रूड ऑयल का। और यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, ये सब जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ सेंक्शंस उस पर ठोक रही है, प्रतिबंध लगा रही है। तो इससे देखा जाए तो क्रूड ऑयल के दाम बहुत पीक लेवल पे जा सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। तो इस हमारे देश के लिए भी हानिकारक है। हमारा मतलब जो फॉरेन करेंसी है वो भी इससे बहुत हद तक खर्च हो रहा है फालतू चीज़ों में, जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक अच्छी न्यूज़ आगे निकल के आ रही है कि हमारी जो आईटी जॉब्स है, इंडिया में जो आईटी जॉब्स है वो बोली जा रही है कि यहाँ पे बढ़ने वाली है। और क्यों बढ़ने वाली है, तो इस पे ये रीज़न दिया गया है कि जैसे यूक्रेन इज़ ए की ग्लोबल डिलीवरी लोकेशन फॉर आईटी एंड इमर्जिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो यूक्रेन बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा प्लेयर है, ग्लोबल लीडर है। तो यूक्रेन में तो अभी लड़ाई चल रही है और आईटी जो सेक्टर है वो अभी कम होने वाला नहीं है। जैसे स्मार्टफोन तो अभी अभी क्रेज स्टार्ट हुआ है अभी और बहुत बड़ा मार्केट साइज है। तो आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है, जैसे अब इसे देख के लग रहा है। तो आईटी इंडस्ट्री को तो अगर यूक्रेन में जगह नहीं मिलेगा तो कहीं और शिफ्ट करेंगे। और अभी जो सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है वो अभी है इंडिया। हम लोग बेंगलुरु तो सुने ही हैं, भारत की ये सबसे बड़ी जो है सिलिकॉन वैली बोला जाता है उसको। तो भारत की ओर सब कोई तलाश रहे हैं, क्योंकि भारत में अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी इन द सेंस की काम करने वाले एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा हैं। और अब तो एजुकेटेड भी हैं बहुत हद तक, क्योंकि आगे ये सब बहाना ये देते थे कि इंडिया के लोग सफिशिएंट नहीं है बहुत बड़ा हार्ड वर्क करने के लिए। तो आगे ये बहाना चलता था। और पर अब तो देखा जा रहा है कि स्किल्ड है, एक्चुअली एजुकेटेड बोलना ठीक नहीं होगा, स्किल्ड है। तो इसमें यह है कि 70% जो यूक्रेन में बसे थे आईटी कंपनी वो भारत की ओर आ सकते हैं, ये कंक्लूज़न निकाला इससे। तो इससे भारत में जॉब बढ़ेगी, ऑफ कोर्स ये हम लोग जानते ही हैं। अब देखिए एक और बात है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि रशिया में सब कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं, सब कोई सेंक्शंस ठोक रहे हैं, जैसे स्विफ्ट का भी सेंक्शन आ गया। तो इससे रशिया की जो इकोनॉमी वो फ्री फॉल हो रही है, मतलब पूरी तरह से धड़ाधड़ धड़ गिर रही है एकदम पूरा स्पीड से। तो ये हो क्या रहा है, रशिया को इतना जल्दी जल्दी अगर इकोनॉमी किसी की गिरेगी, करेंसी गिरेगी, तो आप देखिए कि उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर महंगाई इतनी ज़्यादा हुई तो अंत में विरोध कौन करेंगे, उसके ऑफकोर्स सिटीज़न करेंगे। तो इस पे रशिया को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि अभी वो टेम्पररी बंद कर दिए हैं, प्रतिबंधित कर दिए हैं कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन एसेट्स हैं उसको आप नहीं निकाल सकते रशिया से। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट शनिवार और रविवार को बंद होता है, तो वैसे ही अभी बंद कर दिए अपना। अब देखिए ये सब जो एक्सप्लेनर सीरीज़ है ये सब आप खुद से ही पढ़िए तो अच्छा है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सब पहले न्यूज़पेपर अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो ये सब कवर हो ही जाएगा। तो एक ही बात को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे पिन कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, अब पढ़ भी सकते हैं इस इधर से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर, गुड बाय।